नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैंने जो जो वीडियो बनाया है इसके पहले वो आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें मैंने 3-4 वीडियो मेरे बन चुके हैं। तो पहला मैंने आपको उसमें बताया है कि भारतीय संविधान का विकास और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ये दूसरा टॉपिक था। और तीसरा टॉपिक आपको मैं करवा चुका हूँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और तीसरा जो चौथा टॉपिक है वो भी मैं करवा चुका हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद है भारतीय संविधान के जो हमारा मूल अधिकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार से क्या है और इससे क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा आपका और एमए में भी काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से अभी से पढ़ेंगे तब आपका आगे भी काम आएगा, और आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हो उसमें भी काम आएगा। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक हर नागरिक को जानना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये पढ़ने के अलावा जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी है, एक हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो 4th टॉपिक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, प्रस्तावना के बाद ये मौलिक अधिकार है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार है क्या और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 3 नंबर में। उसके बाद पूछ सकता है आपको मौलिक अधिकार की विशेषताएं। क्या? मौलिक अधिकार की विशेषताएं, मौलिक अधिकार की विशेषताओं को लिखिए, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर 3 नंबर में पूछ सकता है कि समानता और समता, ये 3 नंबर में पूछ सकता है कि समानता के अधिकारों को लिखिए, स्वतंत्रता के अधिकारों को लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकारों को लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को लिखिए। तो ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका तो वो यही पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार की विशेषताओं या फिर उनके महत्व को समझाइए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपने बोलते हैं कि सर बीच में आप क्वेश्चन बता दिए हो, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दिया हूं कि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, आप लोग ध्यान से आप जो है इसकी परिभाषा आप लोग लिखना है इसमें कि ऐसे मूल अधिकार या फिर ऐसे अधिकार जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। तो आप इनको संवैधानिक रूप से परिभाषित कर सकते हो तो जनरली कि मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार बनाया गया है। और ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। तो आप जो है ये आप निश्चित आप पॉइंट बना लेना और इसके माध्यम से आप लोग कॉपी में नोट्स बना सकते हो। तो मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक हम बता दिए मैंने इसकी क्या है। अब इसमें बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, कौन से हैं, संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। और कितने मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार कुल 7 थे। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन उनमें से कितने कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। तो एक जो मौलिक अधिकार था कौन, संपत्ति का अधिकार, तो वो था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो अधिकार था उसको जो है हटा के भाग 12 में, कौन सा, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया है और उसको विधिक अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। तो उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब जो है अब हमारे पास कितने अधिकार हैं, केवल 6। तो ये 6 कौन से अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये भाग 3 में है, ठीक है। और कितने अधिकार हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। और आप लिखना कि ये जो मौलिक अधिकार लिया गया है इसका स्रोत है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहां से, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है।
आपको पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हो कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आप जो है ये पॉइंट आप बेसिक परिभाषा में आप लिख सकते हो कि मौलिक अधिकार क्या है, मैंने परिभाषा बताया। उसके बाद यह भाग 3 में है और आप इसमें बता सकते हो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक के हैं। आप ये बता सकते हो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के, ठीक, 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो आप बेसिक आप चीजें हमेशा ये पॉइंट लिखना, चाहे आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, उनकी सीमाओं को लिखिए, तो आप यही लिखना कि यह मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से अधिकार प्राप्त है और इनका उद्देश्य क्या होता है, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों को लागू किया गया है। और यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का जो संरचना आप बनाते हो फर्स्ट में वो हो जाएगा। तो आप ये बेसिक लिखना। उसके बाद हम आते हैं एक एक अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समता का अधिकार क्या है, समता का अधिकार मतलब ये है कि किसी भी, समता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी के लिए जो कानून नियम बनाए गए हैं वो सबके लिए क्या है, बराबर है। तो यही है कि विधि के ऊपर कोई भी व्यक्ति उससे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यही है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद जो 12 और 13। जो अनुच्छेद 12 है उसमें जो है इसमें परिभाषा दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 में इसमें यह है कि कोई भी अगर मूल अधिकारों से संबंधित विधायिका जो नियम कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकती है। किसमें, अनुच्छेद 13 में। तो मूलतः जो है हमारे मौलिक अधिकार किसमें है, 14 से है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखना। आप इसको आप लिख लो एक बार, भाग 3 6 मौलिक अधिकार हैं, स्रोत अमेरिका से, अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 31 को भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना इसमें कि अनुच्छेद 14 में क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में कहते हैं विधि के समक्ष समता और समान संरक्षा का अधिकार। विधि के समक्ष समता व संरक्षण का अधिकार, ठीक है, संरक्षण का अधिकार। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो विधि के समान समता मतलब जो विधि कानून बनाए जाएंगे वो सभी के लिए क्या है, समान रूप से लागू होंगे और यह किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति विधि से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो वही है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, मतलब जो विधि और नियम कानून है वो सबके लिए क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब यही है, ठीक। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जाति के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, और जाति के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, है ना, उसके साथ अगर कोई धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो वह क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। तो इनके उल्लंघन के लिए आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल कौन सा है, 16। आर्टिकल 16 में है, इसमें आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 16 में है इसमें अवसरों की समानता। क्या है, अवसरों की समानता। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो उसमें जो है आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि आप पढ़िए और जॉब करिए। तो आप आरक्षण भी सुने होंगे, तो आरक्षण भी इसी में है, इसमें अनुच्छेद 16 में जो आप लोग पढ़ते हो। तो बहुत सारे ST SC और OBC वाले बच्चों को आरक्षण का जो प्रदान किया गया है
तो इसी के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो वुमेन है वो है अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता मतलब ये है कि सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा और किसी को भी इसमें जो है राज्य को अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर। तो जैसे अनुच्छेद 16 में था अवसर की समानता। अब नेक्स्ट इसमें है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अधिकार। मतलब ये है कि किसी भी को भी जाति के आधार पर या छुआछूत के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, वो कौन से आर्टिकल का निषेध होता है? अनुच्छेद 17 का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 में, अस्पृश्यता। आप इसमें लिख लेना अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अधिकार। उसके बाद आप अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। इसका मतलब यही है, उपाधियों का अंत का अर्थ होता है कि आप जो है विदेश में जाके सरकार की बिना अनुमति से या फिर राष्ट्रपति के बिना अनुमति से आप विदेश में जाके कोई डिग्री या उपाधि ग्रहण करते हैं तो सरकार द्वारा उसको अंत किया जा सकता है। तो वही है उपाधियों का अंत करना। ठीक है, जैसे आपको कोई वहां पे क्या बुला लिया जाता है कि आपको हम वो देंगे, क्या देंगे? इनाम देंगे या कोई उपाधि देंगे, तो आप लोग चले जाते हो। तो वो जो है सरकार बिना अनुमति से गए हो तो सरकार क्या कर सकती है? उस उपाधि का अंत कर सकती है। इसी कारण कोई भी जो है सरकार से अनुमति लेकर ही जाया जाता है वहां। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में जो है इसमें बहुत सारे प्रकार के स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है, तो लगभग जो है इसमें पहले 7 थे, तो संपत्ति का अधिकार को इसमें हटा दिया गया है। तो इसमें कौन सा बचा है? केवल और केवल इसमें 6 अधिकार बचे हैं। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 का कौन सा? 19 का या फिर ए। ठीक है, 19 का में इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मैं इसको शॉर्ट में कट में लिख देता हूं, बोलने की स्वतंत्रता। आपको अच्छा से सरल भाषा में याद हो जाएगी। बोलने की स्वतंत्रता, और इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। और इसी के अंतर्गत आता है मीडिया की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट इसमें हम आते हैं 19B में। 19B में 19B में क्या है? 19B में इसमें है कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या है? सम्मेलन, सम्मेलन। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, इसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जैसे आप कोई संगठन बुलाते हो, उसमें आपको कोई सम्मेलन करना है तो उसकी भी स्वतंत्रता है। किसमें? 19B में। फिर आते हैं 19C में, इसमें है संघ, संघ बनाने की स्वतंत्रता या फिर समिति। समिति गठन कर सकते हो आप, संघ बना सकते हो, उसकी भी स्वतंत्रता है। किसमें? 19C में। ठीक है, अब 19D में आप जैसे आपने अभिव्यक्ति क्या हो गई, सम्मेलन की हो गई, संघ की हो गई। अब जो है आप लोग जो क्या कर सकते हो, इसमें संचरण करने का अधिकार है। क्या है? संचरण। संचरण का अर्थ होता है घूमने की स्वतंत्रता। सरल भाषा में बोल सकते हैं घूमने की या फिर संचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद आपने लिख लिया, ये हो गया, संचरण कर लिया। उसके बाद ई में आ जाओ, 19E में। 19E में आप लिख लो यहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे इसी को बोलते हैं बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी स्थान में कहीं भी आप निवास कर सकते हो, लेकिन यह है कि कुछ जो है अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उनमें आप निवास नहीं कर सकते। कुछ प्रतिबंधात्मक हैं, जैसे कि आप नागालैंड में चले जाओ तो वहां आप नहीं जा सकते क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और उसी तरह अनुच्छेद 21E और F हो गया। ठीक है, 19F में है कि इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 में देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 स्वतंत्रता है। किसमें? 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6।
तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। तो हमेशा मौलिक अधिकार आप जब पढ़ो तो हमेशा की पॉइंट याद रखना। तो आप की पॉइंट याद रखेंगे तो पूरा आपको याद आ जाएगा। तो जैसे मैं आप शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि 19 का में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आपको 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलने की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, संचरण करने की, निवास करने की और व्यापार करने की, ठीक। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद कौन सा, अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद जो 20 है उसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 20 में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि। मतलब इसका अर्थ यही है कि अगर आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उसको न्यायालय के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर उसको आपको पेश करना पड़ेगा। मतलब आपके जो दोष है उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। वही है कि आपको पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है अनुच्छेद 20 के तहत तो आपको 24 घंटे पुलिस को जवाबदारी दी जाती है कि उनको 24 घंटे के अंदर अपराध को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, अन्यथा जो संबंधित जो सरकार जो पुलिस होती है उन पे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। हम आते हैं अनुच्छेद 21 में। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब यही है कि आपको दैहिक मतलब यह है कि इसमें एक नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं, ठीक है। निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। और एक अन्य इसमें जोड़ा गया है 21 का। कौन सा? 21 का। तो ये है शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा का अधिकार। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। और इसमें किसमें है? 21 का में है शिक्षा का अधिकार, ठीक। और उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 22। किसमें? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 21 मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 का में क्या है कि इसमें 21 का में शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ोगे, इसमें अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध का अधिकार है। मतलब यह है कि कुछ दशाओं में आपको इसमें जो आपको निरोध का अधिकार है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी का निरोध का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। तो इस तरह अनुच्छेद 19 में ये आपने 6 स्वतंत्रता पढ़ लिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है आपके आपने लिख लिया होगा इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 23 और 24। तो 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें दो ही हैं। शोषण में जो शोषण का अधिकार है उसमें दो ही हैं। इसमें जो है आप लोग डिफरेंस हमेशा याद रखना इसमें कि जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। तो अनुच्छेद 23 में शोषण का विरुद्ध का अधिकार तो है, लेकिन इसमें क्या है? बच्चों के लिए है, ठीक है। और इसमें फैक्ट्री के लिए है। तो इसमें यह है मानव व्यापार और दुर्व्यवहार। मानव व्यापार और दुर्व्यवहार, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को कंपनी और फैक्ट्रियों में काम करने, अगर कोई आपको काम करवाता है तो वो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। किसमें? इसमें। तो इसमें आ जाएगा कंपनियों में। जैसे आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कंपनियों में, जैसे किसी चाय के टपरिया में कोई काम करता है, ठीक है, कोई कंपनी में अपना काम करता है,
अगर वो 14 से कम उम्र के बच्चे हैं तो ये क्या कहलाता है, कानूनन अपराध। तो ठीक है, तो किस में आएगा, कंपनी के अधिकार, अनुच्छेद 24 में। और इसमें मानव एवं बलात्श्रम आ जाएगा, मानव व्यापार, जैसे मानव तस्करी किया जाता है, तो ठीक है, तो वो किस में आएगा, अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 25 में क्या आ जाएगा, कंपनी के, जो कंपनी या फैक्ट्री में जो काम करते हैं बच्चे, उन वो आ जाएगा किसमें, अनुच्छेद 24 में। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, अब नेक्स्ट है कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भी कितने हैं, 4 अनुच्छेद होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इसमें कि जैसे कोई भी आपने देखा होगा कि किसी को भी, इसको अनुच्छेद 25 में प्रचार प्रसार, इसका प्रचार प्रसार मतलब इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसमें, अनुच्छेद 25 में। ठीक, और अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में है प्रबंधन, मतलब ये है कि इसमें कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकता है, प्रबंधन। तो अब मैं आपको शॉर्टकट इसमें बता दे रहा हूं कि आप हमेशा की पॉइंट याद रखना, पूरा मत रखना आप लोग, केवल की पॉइंट रखना। जैसे अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 में याद रखना कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करना। ठीक है, और अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में है करों का प्रबंध करना। ठीक है, मतलब आपसे जैसे कर प्रबंधन, कर प्रबंधन या कर संदाय, कर संदाय, कर प्रबंधन या कर संदाय, इसका मतलब यही है कि जैसे आपने नवदुर्गा होता है, बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं अलग अलग धर्म के, जैसे ईसाई धर्म वाले हो गए, ठीक है, मुस्लिम धर्म वाले हो गए, हिंदू धर्म वाले हो गए। तो जैसे कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो अपने धार्मिक जो समाज रहते हैं उनसे क्या करते हैं, चंदा लेते हैं, तो वही होता है कि कर प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में है कि इसमें यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। क्या है, आप उपासना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है, प्रबंध कर सकते हो, कर संदाय कर सकते हो और उपासना की स्वतंत्रता है। तो कितने हो गए अपने 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि आर्टिकल 29 और 30, ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में ये है अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, कि अल्पसंख्यक में ये दिया है सबसे पहला जो आर्टिकल है कौन सा, अनुच्छेद 29 में। तो इसमें है भाषा और लिपि, भाषा और लिपि। ठीक है, तो इसमें 2 अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सा, संस्कृति शिक्षा में भाषा और लिपि, भाषा और लिपि और संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार है। भाषा, लिपि और संस्कृति और सुरक्षा का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में है कि इसमें अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है उसमें धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसमें आप हमेशा लिखना स्थापना, स्थापना। तो आप अनुच्छेद 29 में क्या लिखोगे, भाषा और लिपि का संरक्षण करना, किसमें, अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में लिखना कि धार्मिक कार्यों एवं प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यक लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ये हो गए अपने संस्कृति शिक्षा और संस्कृति शिक्षा और इसका अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अब लोग हम लास्ट पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे इससे पहले आपने बताया, आपने बोल रहे कि 31 कहाँ गया, तो 31 जो है उसको हटा दिया गया है और 300 काम में उसको शामिल कर दिया है, जो था वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत इसमें जो है 5 तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो संवैधानिक उपचार वो अधिकार होते हैं कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको अपील किया जा सकता है, याचिका दर्ज किया जा सकता है। और
और तो ये जो अधिकार है ना, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट को है, किसका, इनको अधिकार प्राप्त है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले इसमें जो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो पहला संवैधानिक उपचार अधिकार जो है उसके अंदर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ यही होता है कि अगर पुलिस के द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको पूछा जा सकता है कि आप इनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया गया। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। उसके बाद होता है परमादेश। तो परमादेश का अर्थ होता है सिंपल सा, हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो आदेश देना मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको आदेश देते हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो किस उद्देश्य से किया गया है और पूरा किया गया है कि नहीं। ये कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण जो संस्थाएं रहती हैं उनको आदेश जारी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना। तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिषेध का अर्थ होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको आदेश जारी किया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में कितने लंबित मामले हैं उनको आप रोक दो, आप अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है प्रतिषेध मतलब रोक दो, ठीक है। उसके बाद होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में होता है कि हमारे पास भेज दो। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को बोला जाता है कि आपके पास जितने भी लंबित मामले हैं और वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं तो आप हमें उसको हमारे पास भेज दो, वही कहलाता है उत्प्रेषण, ठीक है। अब लास्ट में है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कोई बिना नियम या बिना अधिकार के कोई उपाधि धारण कर लेता है या फिर कोई अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको पूछा जा सकता है कि आपने जो ये अधिकार ग्रहण किया है वो किस अधिनियम या किस कानून के तहत किए हो। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है। जैसे कि उदाहरण आपने देखा होगा कि सड़कों में जो है कोई भी पुलिस ड्रेस पहन लेते हैं, कोई एसआई पहन लेता है, कोई टीआई पहन लेता है, कोई डीएसपी, कोई एएसपी, बहुत सारे आप सोशल मीडिया में देखे होंगे। तो उनको पूछ सकती है सरकार कि आप जो ये ड्रेस पहने हो किस अधिकार या किस कानून के तहत पहने हो, तो ये पूछ सकती है। तो ये कहलाता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो मैं आज जो है आपको ये मूल अधिकार आपको बता दिया हूं। तो अनुच्छेद 32 का, उसके बाद 33, 34 और 35, ठीक है। 33, 34 और 35 ये किससे हैं, ये होता है सैन्य अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ मामलों में सैन्य अधिकार जो है उसमें आप लागू हो जाते हैं और कुछ मामलों में इस अधिकार उनको लंबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक जो है मूल अधिकार आपको यही पढ़ना है, कितने, 14 से 32 तक, ठीक है। तो ये 6 अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इनमें मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि इनमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो आपको लिखने कैसे है, ठीक है। अब जैसे आपको विशेषताएं पूछ लिया, इसकी विशेषताएं लिखिए, मूल अधिकार की विशेषताएं। तो एक सिंपल सा जैसे क्वेश्चन बता दे रहा हूं इसमें कि पूछ सकता है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, क्योंकि मौलिक अधिकार है, देखो अपना भारत देश है, यहाँ सब लोग रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं और भारतीय भी रहते हैं। तो उसमें पूछ सकता है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आप लिखना हमेशा 15, 19, 29 और 30, ठीक है। ये कौन से अधिकार हैं, ये केवल और केवल भारतीयों को है, भारतीय नागरिक को लिए है, भारतीय नागरिक, ठीक है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। इनके अलावा जो अन्य अधिकार हैं वो किसको प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इस तरह आज हम मौलिक अधिकार पढ़े हैं और अब आप जो है इनका रिवाइज कर लेना, इनके नोट्स बना लेना और पढ़ते रहना। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और लोगों को शेयर करना और लोगों को बताना भी, ठीक है। और इस तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।